हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र रोहिला है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप इतने एक्सट्रीम वेदर में आज आए हैं। हम यहाँ पर एक यूनिक और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस डिस्कस करने के लिए आए हैं जिसका की नाम होता है हाईपेक सर्जरी, और थोड़ा बहुत हम रोबोटिक सर्जरी के बारे में भी आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये केस हमारे पास आई थी, शी वॉज 70 ईयर ओल्ड फीमेल। ये हमारे पास प्रेजेंट की थी पेट में सूजन के साथ। इनको बहुत सारा स्वेलिंग था पेट के अंदर, इनको भूख कम लग रहा था और काफी वेट लॉस भी हो चुका था। इनका एक हिस्ट्री था जिसमें कि 3 महीने पहले इनकी एक सर्जरी हुई थी जिसमें कि ओवरी या फिर अंडाशय का कैंसर समझ के वो सर्जरी हुई थी, जिसमें कि अंडाशय निकले थे, यूट्रस निकले थे और अपेंडिक्स रिमूव किया गया था। जब ये हमारे पास आई तो अगर आप ये देखिए सीटी स्कैन इनका, ये पूरे पेट के अंदर ये बीमारी है, सारा पेट भरा हुआ है इनका बीमारी से, ये पूरे पेट के अंदर बीमारी है। तो हमने जब इनकी बायोप्सी की स्लाइड्स वगैरह जमा कराई फोर्टिस में और देखी तो उसमें म्यूसिनस ट्यूमर आया जो कि अपेंडिक्स से निकल रहा था। क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा थी, पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, उनको पेन था, पेट में दर्द भी था, पेट में सूजन भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने फिर ये ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया, इनका सीटी स्कैन वगैरह दोबारा से किया, ये बीमारी हमें मिली। हमारा हर पेशेंट, कोई भी कैंसर का पेशेंट हो, वो ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस होता है। दैट इज द अप्रोच व्हिच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ट्यूमर बोर्ड में सर्जन, जैसे कि मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऐसे ही कीमो वाले डॉक्टर, रेडिएशन वाले डॉक्टर और सारे जितने भी कैंसर से रिलेटेड डॉक्टर से एक साथ बैठ के पेशेंट का आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो हमने प्लान किया कि हम इनकी साइटोरेडक्टिव सर्जरी और हाईपेक ट्रीटमेंट करेंगे। हाईपेक का मतलब फुल फॉर्म है हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। यूजुअली आप लोगों ने सुना रहेगा कीमोथेरेपी एडमिनिस्टर करते हैं कैंसर ड्रग में, बट वो नसों के थ्रू आईवी दी जाती है। इस कंडीशन में हम उनको पेट के अंदर कीमोथेरेपी देते हैं एट द टाइम ऑफ सर्जरी, और वो गर्म करके दी जाती है। उसका टेम्परेचर 42 to 43 डिग्री टेम्परेचर होता है, तभी इसका नाम है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया मतलब गर्म करके, कीमोथेरेपी इंट्रापेरिटोनियल मतलब पेट के अंदर, और कीमोथेरेपी देना मतलब कीमो की ड्रग्स एडमिनिस्टर करना। तो ये सर्जरी के ड्यूरिंग होती है। पहले हम सर्जरी करके पूरा ट्यूमर जो मैंने सीटी स्कैन में पीछे दिखाया था वो पूरा निकाल देते हैं, उसके बाद फिर हम कीमोथेरेपी को पेट के अंदर देते हैं। ये काफी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे पेट के अंदर बीमारी थी, छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर के सरफेस के ऊपर, नीचे पेल्विस में यूट्रस वगैरह जो भी ब्लैडर वगैरह रहता है, सबके ऊपर बीमारी रहती है। तो कई बार हमें कुछ ऑर्गन्स पेशेंट के निकालने भी पड़ते हैं, उनको दोबारा से जोड़ना भी पड़ता है। तो ये सर्जरी काफी एक्सटेंसिव रहती है, 7-8 घंटे सर्जरी चलती है। जैसे इस केस में भी अराउंड 8 घंटे लगे थे सर्जरी को पूरा कंप्लीट करने में। जब सर्जन इंश्योर कर लेता है कि पूरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है, पूरी बीमारी निकल गई है, तब हम इनको हाईपेक थेरेपी देते हैं विच इज ड्यूरिंग सर्जरी एट द टाइम ऑफ सर्जरी। तो 90 मिनट तक इनका हाईपेक चला। ऑपरेशन के बाद, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, इसमें काफी सर्जरी में काफी टाइम लगता है, काफी हो सकता है कई बार ऑर्गन भी निकालने पड़ते हैं, कुछ जॉइंट भी लगाने पड़ते हैं, चेस्ट की भी काफी कॉम्प्लिकेशंस रहती है पेशेंट में। तो आईसीयू में इनका स्टे काफी सिग्निफिकेंट रहता है। शी स्टेड इन आईसीयू फॉर 2 to 3 डेज, फिर उसके बाद वार्ड में शिफ्ट हुई वो। तो उसके बाद विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस ये पेशेंट डिस्चार्ज हो गई थी 14 डेज के बाद। अभी फिलहाल इनका पेशेंट का 7 months का फॉलो अप पीरियड हो चुका है। होपफुली द पेशेंट एंड रिलेटिव विल आल्सो कम एंड गिव देयर स्टेटमेंट। शी इज डूइंग वेल और अभी इनको बीमारी कुछ भी नहीं है पेट के अंदर। तो एक वन टाइम सॉल्यूशन था इनका, एक साइटोरेडक्टिव सर्जरी करना और हाईपेक सर्जरी करना, उससे इनका क्योर हो चुका है। फाइनल जो पैथोलॉजी थी वो भी हमारी लो ग्रेड ट्यूमर आई थी। मतलब लो ग्रेड ट्यूमर का मतलब होता है कि उसमें यूजुअली सर्जरी का मेन रोल रहता है। अगर सर्जरी करके पूरा ट्यूमर निकाल दिया जाए तो पेशेंट का आउटकम बहुत अच्छा रहता है। फिर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पेरिटोनियम होता क्या है बेसिकली। अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये हमारा पेट का आगे वाला जो स्किन है, उसके नीचे ये हमारे सारे अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। ये छोटी आंत है, बड़ी आंत है, यूट्रस है, ये लैट्रिन का रास्ता है, ये पीछे रीढ़ की हड्डी है, ये लिवर है। देखिए तो इसके ऊपर एक कवरिंग रहती है, ये ब्लू कलर की जो दिख रही है इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का मेन मकसद क्या रहता है, ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को सबको सेव करके रहती है। तो जब बीमारी, अगर आप ये देखें, ये हमने भाई थोड़ा फोन पीछे करें किया है, ये छोटे छोटे जो नोड्यूल्स हैं इनको आप बीमारी मान सकते हैं, रेड कलर के। तो ये जब बीमारी इस पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर लेती है तो इसको स्टेज 4 की बीमारी बोलते हैं। पिछले जमाने में जब स्टेज 4 की बीमारी हो जाती थी किसी को, ये पेरिटोनियम इन्वॉल्वमेंट हो जाती थी,
तो यूजुअली उस पेशेंट का बहुत ही पुअर आउटकम रहता था, बहुत कम सर्वाइवल रहता था, ज्यादा कुछ हम उसमें कर नहीं पाते थे, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे पाते थे। बट आजकल जो एडवांसमेंट हुई है, जिसमें कि वन ऑफ द एडवांसमेंट ये CRS और हाईपेक है, तो हम इन पेशेंट्स को ये पेरिटोनेक्टमी करके, जिसका मतलब है साइटोडक्टी सर्जरी करके पूरा पेरिटोनियम निकालना, जहां जहां पेट के अंदर बीमारी है देख के ध्यान से उसको पूरा निकालना, और बाद में जब हम इनको हाईपेक कीमोथेरेपी दे देते हैं तो फिर इनका बहुत अच्छा आउटकम रहता है। ये मशीन रहता है हाईपेक का, अगर आप ये देखें, ये मशीन है हाईपेक का, जो कि स्पेशल, इसके अंदर ये टेम्परेचर सेंसर्स हैं 4, ये येलो जो दिख रहे हैं आपको, तो इसमें यहाँ पे टेम्परेचर हमें 42 to 43 डिग्री मेंटेन करना रहता है। जब वो टेम्परेचर 42 to 43 डिग्री पहुंच जाता है तब हम इनको कीमोथेरेपी डाल देते हैं। ये अगर आप डायग्राम देखें, ये पेशेंट का ड्यूरिंग सर्जरी, ये ट्यूब जा रही है, ये मशीन के थ्रू होते हुए जब टेम्परेचर 42 to 43 डिग्री पहुंच जाता है तब हम इसमें कीमोथेरेपी डाल देते हैं। वो कीमोथेरेपी एक्सपोजर हम 90 मिनट्स तक रखते हैं, फिर हम बंद कर देते हैं पेशेंट को, फिर आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या क्या इंडिकेशन है इस हाईपेक सर्जरी करने की? जो हमारे पेशेंट थे इसमें क्लासिकल इंडिकेशन था सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, जो कि अपेंडिक्स से म्यूसिनस टाइप का ट्यूमर ओरिजिनेट होता है। तो यूजुअली हम जब कैंसर की बात करते हैं तो हम सर्वाइवल की बात करते हैं 5 साल की, कि 5 साल में कितना % चांस है पेशेंट का जीने का और आगे रखने का। ये अकेला एक कैंसर है जिसके अंदर हम 10 साल 15 साल की बातें करते हैं, कि अगर हमने अच्छी साइटोडक्टी सर्जरी कर दी, हाईपेक सर्जरी कर दी, तो पेशेंट का सर्वाइवल 10 साल 15 साल भी हो सकता है। और बाकी इंडिकेशन इसके हैं मेसोथेलियोमा, कई बार पेशेंट को पेट में पानी भरता रहता है, उसको टीबी की तरह डायग्नोज करते रहते हैं, ट्रीटमेंट चलाते रहते हैं, पर यूजुअली उनको मेसोथेलियोमा होता है। तो और कोलोरेक्टल जो बड़ी आंत का कैंसर है, उसमें भी अगर कम बीमारी है पेरिटोनियम में तो हम CRS हाईपेक सर्जरी कर सकते हैं। स्टमक कैंसर, पेट के कैंसर और अंडाशय के कैंसर में भी ये फायदेमंद पाया गया है। अब थोड़ा सा मैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये तो हमारा केस हो गया, हम केस के बारे में और डिस्कशन कर सकते हैं बाद में। यूजुअली आप लोगों ने सुना रहेगा कि पहले जो पेट के सारे कैंसर की ऑपरेशन होता था वो ओपन सर्जरी द्वारा किया जाता था। बाद में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई, जिसको कि की होल सर्जरी बोलते हैं, इसमें कि छोटे छोटे होल से आपने सर्जरी करनी स्टार्ट कर दी। अभी जो लेटेस्ट एडवांसमेंट हो गई है उसमें रोबोटिक सर्जरी आ गई है। रोबोटिक सर्जरी में सर्जन बैठ के सर्जरी करता है, उसको 3D विजन मिलता है, उसके इंस्ट्रूमेंट की रिस्ट लाइक मूवमेंट होती है, बिल्कुल प्रिसीजन से कैंसर के पास में जाके सर्जरी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा सर्जरी का सेटअप रहता है। इसके अंदर ये आर्म्स रहती है जो पेशेंट के ऊपर लग जाती है, ये कंसोल रहता है, स्क्रीन रहती है जिसके ऊपर दिखता है असिस्टेंट को, और यहाँ पर बैठकर सर्जन सर्जरी करता है। तो इसमें एडवांटेजेस देखिए क्या क्या है, क्योंकि इसमें रिस्ट लाइक मूवमेंट है तो ये ओपन सर्जरी को रेप्लिकेट करता है। इसमें 3D विजन मिलता है हमें, जो कि हमें ओपन सर्जरी में मिलता है पर लेप्रोस्कोपी में वो नहीं मिल पाता है, और हमारे पास ट्रेनिंग की भी फैसिलिटी इसमें रहती है। तो ये हमारा ओटी का सेटअप रहता है। यूजुअली ये बहुत बड़ा मिथ रहता है कि लोगों के मन में ये धारणा है कि रोबोटिक सर्जरी है तो रोबोट सर्जरी कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा सर्जरी सर्जन के कंट्रोल में है। अगर आप देखें यहाँ पर सर्जन बैठा है, उसी कमरे के अंदर ही रोबोट पेशेंट के ऊपर लगा हुआ है, ये कंट्रोल यहाँ से पूरा हो रहा है। तो पूरा रोबोटिक सर्जरी सर्जन के कंट्रोल में रहता है, और कैंसर सर्जरी में इसका बहुत अच्छा रोल है। थैंक यू, और आई वुड बी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस। साइटोडक्टी सर्जरी जिसमें कि हमें क्या क्या पेट के अंदर से निकालना है वो वेरी करेगा पेशेंट टू पेशेंट। जैसे सूडोमिक्सोमा पेरिटोनियम या अपेंडिक्स के केसेस हैं, उसमें हो सकता है एक्सटेंट ऑफ सर्जरी ज्यादा रहे, ज्यादा ऑर्गन निकालने पड़े। विज अगर बड़ी आंत का कैंसर है, कोलोरेक्टल या स्टमक, उसमें एक्सटेंट थोड़ा कम रहेगा। पर हाईपेक का कॉस्ट जो है वो थोड़ा फिक्स्ड है, वो अराउंड 1 से 1.5 लाख के बीच में रहता है। बट अगर किसी का इंश्योरेंस है या फिर कोई इम्बैलेंस स्कीम है तो उसके अंदर ये कैशलेस स्कीम में हो जाता है। टाइमिंग इन द सेंस सर्जरी का टाइमिंग, सर्जरी के बाद का रेस्ट करेंगे। देखो अगर दोनों सूडोमिक्सोमा पेरिटोनियम है, अगर जैसे हमारे जो पेशेंट थे उसमें सर्जरी कर दिया तो उसके बाद कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती, उसके बाद सिर्फ फॉलोअप करना रहता है पेशेंट को। बाकी जो कैंसर था उसमें कीमोथेरेपी IV वाली भी देनी रहती है और पेट वाली कीमोथेरेपी भी देनी रहती है। सक्सेस रेट जैसे मैंने आपको बताया, जो कि सूडोमिक्सोमा पेरिटोनियम जो हमारा केस है, जो क्लासिकल केस है, वो अकेला एक कैंसर है जिसके अंदर हम 10 साल या 15 साल के सर्वाइवल की बात करते हैं। यूजुअली हम कैंसर में सिर्फ 5 साल सर्वाइवल की बात करते हैं, बट ये वाले कैंसर अगर इसमें हम CRS और हाईपेक कंप्लीट कर पाए तो इन पेशेंट का सर्वाइवल बहुत अच्छा रहता है आगे चलके। जिनका हमने सर्जरी सक्सेसफुली किया था
She has completed 7 months now. अभी कोई बीमारी नहीं है. She is doing very well. तो नेम नाम दस दो जी। माइक आगे कर दो जी। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈ I think she was very brave क्योंकि बहुत ही बड़ी सर्जरी और कॉम्प्लेक्स सर्जरी थी. इन्होंने काफी हिम्मत दिखाई और इस सर्जरी से रिकवर हुई हैं. इनके रिलेटिव्स भी हैं यहाँ पे. He is also ਬੜੇ in ਕੰਮ media, ਸੀ so ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ काफी बड़ी सर्जरी था इनका. ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰ इसके कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल. मॉडिफाइबल मतलब जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं. उसमें हमारे मेनली लाइफस्टाइल चेंजेस हैं. स्मोकिंग, टोबैको इंटेक इन एनी फॉर्म, एक्सेस ऑफ अल्कोहल इंटेक, ओबेसिटी, मोटापापन. और दो नॉन मॉडिफाइबल हैं. नॉन मॉडिफाइबल जो हमें जेनेटिक चेंजेस होते हैं कुछ बॉडी के अंदर. कई फैमिलीज में कैंसर रन करते हैं बट उनका परसेंटेज बहुत कम रहता है. लेस देन 5% ही है उसका. ब्लड रिलेशन से आते हैं बट वो परसेंटेज जो है अगर आप बोलोगे 100 केसेस कैंसर के हैं तो उसमें से 5 ही कैंसर ऐसे निकलेंगे जिसके अंदर की कुछ ब्लड रिलेशन का आपको मिलेगा. मेनली तो लाइफस्टाइल चेंजेस ही और हैबिट्स है. तो लाइफस्टाइल में जैसे आप ट्रेंड जो देख रहे हैं ज्यादा लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मोर ऑफ जंक फूड है. पेशेंट्स का BMI बहुत हाई है. मोटापेपन से बहुत सारे कैंसर होते हैं. जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है. ये सब कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर मेल्स में भी, अगर बड़ी आंत का कैंसर आप देखें वो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड है. तो बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है. और आजकल बहुत सारी चीजों में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब यूजेज हो रहा है. उसका अभी तक कोई लेवल 1 एविडेंस बुक के अंदर नहीं आया बट मुझे लगता है कि जो यंग पेशेंट्स में कैंसर हो रहा है उसका एक इम्पोर्टेंट कॉज हो सकता है वो. एक कदों तो बीमार सी सर कितना टाइम बाद ऑपरेशन हुआ? देखो जब ये हमारे पास आई थी तो इनका 3 महीने पहले एक सर्जरी हुआ था बाहर जिसके अंदर की यूट्रस, ओवरी और अपेंडिक्स को निकाला गया था. पर उसके बाद भी इनको रिलीफ नहीं मिला था. तब ये हमारे पास आई थी तो हमने फिर इनका सर्जरी परफॉर्म किया था. तो मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले इनको सिम्टम्स स्टार्ट हो गए थे. ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਅੱਖੀ ਜੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੇ ਜਮਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭੱਖ ਜੇ ਜਾਣਾ. ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਐਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ. ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ. ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਉਹ ਟੈਸਟ ਅਮਰਾਏ ਸ਼ੂਗਰ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ. ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ. ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦੇ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਟੈਸਟ ਲਓ ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਦੇਖੀ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ. ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ. ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ. ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਦੋਏ ਜੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. 20 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵਗ ਗਏ. ਉਹਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟੇ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ. ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੈ ਆਹ ਨੁਕਸ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ. ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ. ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕਰ ਦਈਏ. ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ. ਚਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ. ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਸ਼ੀ ਘਰੇ ਬਾਕੀ ਜੋ 20-22 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਵਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਮੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ. ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਗਏ कितने गई? 40 ठीक है. पहली सर्जरी जो इनकी हुई थी एक्चुअली कैंसर के हिसाब से नहीं हुई थी जिसमें कि सिर्फ यूट्रस, ओवरी और अपेंडिक्स निकाला गया था. पर ये एक्चुअली ये रेयर डायग्नोसिस है, रेयर कैंसर है. बहुत लोगों को इसकी नॉलेज नहीं रहती है. बहुत ही रेयर टाइप का कैंसर है.
तो हमने इसको डायग्नोज किया बिकॉज हमारी टीम इस सच में ट्रेन थी कि इसको कैसे डायग्नोज किया जाए, तो हम इसको पकड़ पाए और हमने इसका ट्रीटमेंट किया। ऑपरेशन होए थोड़ा ट्रीटमेंट होए कितनी देर होगी? ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ सात ਠੀਕ सात महीने से। ਬਿਲकुल ठीक हो ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਲਓ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਇਓ ਨਾ ਜੀ ਦੂਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਖਾ ਨਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਨੂਨ ਮਿਰਚ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਜਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ? ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕੋਈ नहीं ਦਿੱਤੀ बैठे हैं। एक्चुअली ये वाली जो कैंसर है इसका ट्रीटमेंट मेनली सर्जरी है, इसके बाद में कुछ कीमोथेरेपी या फिर कुछ ओरल टाइप की कोई भी कैंसर टाइप की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती अगर ऐसी टाइप की सर्जरी हो जाए। होपफुली शी विल हैव अ वेरी गुड सर्वाइवल। बहुत तरक्कियां ते विचार बच्चे मेरे बच्चा ही है मेरा मेरे मुंडे ठीक है जी। ठीक है। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।